बायोमॉलिक्यूल शुरू शुरू करने वाले हैं। तो बायोमॉलिक्यूल ये क्लास 12th का ऑर्गेनिक का अ, अच्छा चैप्टर है, क्योंकि ये बहुत बोरिंग चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है मेरे ख्याल से बायोमॉलिक्यूल। शायद इसके बाद एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। लेकिन बायोमॉलिक्यूल को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसमें नींद आने लगता है। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात बोल देता हूँ। बायोमॉलिक्यूल आपको एक बार में समझ नहीं आने वाला है। आपको कम से कम पूरा चैप्टर एक बार खुद से पढ़ना भी होगा, एक बार किसी से पढ़ना भी होगा, फिर से दोबारा से भी आपको खुद से पढ़ना होगा। ओके। और दूसरा बात कि अगर मैंने बोल दिया कि आपको अगर एक बार में समझ नहीं आने वाला है, तो इससे आप रिलैक्स ना हो जाए। आपको, अगर आपका तेज दिमाग है, इससे पता भी चल जाएगा कि आपका हो तेज या नहीं। अगर आपका तेज दिमाग है तो आपको एक बार में चैप्टर समझ में आ जाएगा, लेकिन जनरली बच्चों को नहीं आता है। मुझे तो खुद अभी तक नहीं आया है। चलिए शुरू करते हैं तब। बायोमोलिक्यूल, ठीक है। इसका पहले डिफिनीशन देखते हैं। दोज ऑर्गेनिक, पेन और कॉपी निकाल के लिखना शुरू कर दीजिए। कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच which are useful which are useful for the growth and मेंटेनेंस। देखो, ग्रोथ तो हो जाएगा, मेंटेनेंस भी रखना बहुत जरूरी है किसी में भी। अगर आप कोई कार खरीद लेते हैं तो लोगों को लगता है कार मैंने खरीदी, लेकिन उसका मेंटेनेंस भी होना चाहिए। उसी तरह अपने बॉडी का भी मेंटेनेंस रखना जरूरी है। आपको हमेशा अच्छा खाना, अच्छा भोजन करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी फिट रहे। आपकी बॉडी फिट है तभी आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये पढ़ भी रहे हैं तो आपकी बॉडी फिट होगी तभी आप पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल एक वर्ड है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे चीज छुपे हुए हैं। उन चीजों को बाहर निकालते हैं तो सबसे पहला अपना कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। इस सब के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं से क्लास 5 6 में, कार्बोहाइड्रेट 6 7 8 9 10 कहीं में पढ़ा ही होगा। प्रोटीन, प्रोटीन ये सब आपने सुना होगा, दूध में होता है प्रोटीन। विटामिन, विटामिन विटामिन भी आपने सुना होगा। और फिर क्या, न्यूक्लिक एसिड, हो सकता है आपने इसमें नहीं सुना हो। ठीक है, ये आपने नहीं सुना हो। और एक और होता है इंजाइम्स। इंजाइम्स आपने क्लास 12th में शुरुआत किया था, शायद वो चैप्टर था केमिकल काइनेटिक्स में। इंजाइम्स पहली बार आपने सुना होगा, या फिर सरफेस केमिस्ट्री में। इसको बायो कैटेलिस्ट भी बोलते हैं। बायो कैटेलिस्ट, बायो कैटेलिस्ट मतलब कैटेलिस्ट का काम ही होता है रिएक्शन को तेज करना। उसी तरफ इंजाइम्स भी रिएक्शन को तेज करता है। एक रफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको खाना खाते हो, तो उसमें आपको खाना खाने के बाद बॉडी का काम क्या होता है? उसमें से फैट्स, विटामिन, जो भी अच्छे अच्छे चीज है वो निकालना। ये सब, यही सब तो होता है। तो उससे भी पहले होता है कि खाना को पचाना। तो पचाने का काम में इंजाइम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये ऐसा वो सब बोल सकते हैं कि एक तरह से वो बायोलॉजी का कैटलिस्ट है। हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री का कैटलिस्ट अलग, बायोलॉजी का कैटलिस्ट अलग। ठीक है। तो पहला अपना कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, नाम से ही लग रहा है ये दो वर्ड, कार्बो प्लस हाइड्रेट्स। कार्बो मतलब कार्बन से बना हुआ कुछ, कुछ भी हो सकता है। हाइड्रेट मतलब कुल मिला के आ, 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 क्या, हाइड्रेट मतलब, हाइड्रेट मतलब वाटर, पानी। अब कार्बो से मतलब यहाँ पे मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का। और हाइड्रेट से मतलब है यहाँ पे पानी, H2O का। यहाँ पे हम लोग
एच म्यू के प्रेजेंस में सनलाइट, आपको बस अभी सुनना है, कुछ इसमें पूछने वाला नहीं है, आपको बस सुनना है इसमें। CO2 प्लस H2O और सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग देंगे तो अपना कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है, कार्बोहाइड्रेट का रिएक्शन देख लीजिए। बेसिकली वो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना रहता है कार्बोहाइड्रेट। अब चूंकि यहाँ पे हम x लगा देंगे, यहाँ पे y लगा देंगे, तो यहाँ पे भी x हो जाएगा और यहाँ पे भी y हो जाएगा। ठीक है, और प्लस XO2 गैस भी रिलीज होता है कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए। यही अपना बेटा कार्बोहाइड्रेट्स है, यही अपना कार्बोहाइड्रेट्स है ना सुंदर। एक राज की बात बताऊं, कार्बोहाइड्रेट मुझे पता नहीं था कि ऐसा होता है, फॉर्मूला से नहीं पता था। तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दीज आर द पोलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव डिहाइड। अच्छा, एक बात बता देते हैं, ऐसे हम लिखते भी चल रहे हैं। जो पहले के जमाना में था ना, कि हम लोग समय के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट का जो डिफिनीशन है ना वो बदलते गया, बदलते गया, बदलते गया, बदलते गया। और अभी जो हम लोग लेटेस्ट में पढ़ रहे हैं वो हम आपके सामने लिखे हैं। पिछले एक साल, 100 साल पहले कुछ और डिफिनीशन था कार्बोहाइड्रेट्स का, अब कुछ और हो गया है। तो ये बदलते रहता है, हो सकता है आगे और फिर बदल जाए। ऐसा क्या है सर, पहले लोग मानते थे ना कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ना वो कार्बन और ऑक्सीजन का होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, हाइड्रोजन भी होता है उसमें जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन तो वो अच्छा खासा। या फिर सोचते होंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोकार्बन को ये लोग कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। लेकिन नहीं बाबू, कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोकार्बन दोनों अलग अलग चीज है, एक में ऑक्सीजन होता है, एक में ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज सब इम्पोर्टेंट बन जाती है, इसीलिए आपको केमिस्ट्री में घुस जाना चाहिए और फ्यूचर वाले बच्चों को के लिए मदद करनी चाहिए। आप इसको और सिंपलीफाई फार्मूला कर दे कार्बोहाइड्रेट का, ऐसा आविष्कार करें कि आगे चलने वाले फ्यूचर वाले बच्चों को याद ना करना पड़ो, देख के ही समझ में आ जाए। ठीक है, हाइड्रोलिसिस। अब उतना देर में बात भी की है तो कुछ समझ भी लीजिए। दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकल एक्टिव अल्डिहाइड और कीटोन और द सब्सटेंस विच गिव दीज ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ये एक तरह का पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसमें अल्डिहाइड भी होता है और या फिर कीटोन भी हो सकता है। और ये कैसे मिलता है, अपना हाइड्रोलिसिस करके मिलता है। अच्छा, एक बात, हम लोग इस चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट से नहीं पुकारेंगे, इसका पेट नेम है इस चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग यहाँ पे इक्वल कर दे रहे हैं सैचराइड। आपको जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं, मैं तो इसे सैचराइड पढ़ता हूँ। तो ये, अच्छा सर, अब जैसे ही सेचुराइड आता है, कार्बोहाइड्रेट्स पहले बता दे रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स को ही हम लोग सेचुराइड बोलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को ही हम लोग सैचराइड्स बोलते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो आगे मैं अब कार्बोहाइड्रेट्स कम बोलूंगा, सैचुराइड्स ज्यादा बोलूंगा। इसकी शुरुआत अभी से ही हम लोग शुरू कर देते हैं। जानते हो क्या सर, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, मतलब सैचुराइड्स होते हैं ना, वो तीन तरह का होते हैं। तीन तरह के सैचुराइड्स होते हैं। ठीक है, सैचुराइड्स तीन तरह के। पहला पहला है अपना मोनोसेचुराइड, मोनोसेचुराइड। और इसी को पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगा मोनोसेचुराइड्स को। मोनोसेचुराइड्स नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल सेचुराइड है इसमें, मतलब सिंगल कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है। और इसमें ये लोग जो होते हैं, ये दीज आर द सिंपलेस्ट, ऑफ कोर्स इसमें सिंपल मोनो लगा हुआ है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, carbohydrates which
कांट हाइड्रोलिसिस, इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते क्योंकि ये टूटेगा नहीं, ये टूट चुका है। जितना टूटना था वो टूट चुका है। अब क्या ये टूटेगा? तो नहीं सर, अब ये नहीं टूटेगा हाइड्रोलाइज्ड। अच्छा, एक स्टेटमेंट इसमें लिखा हुआ है, मेरे पास जो स्टेटमेंट, मेरे पास जो किताब, मेरे पास जो नोट्स है, दीज आर देर आर अबाउट 20 20 मोनोसेचराइड्स हैं। सर मोनोसेचुराइड आप बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो हम सुने भी हो और वो मोनोसेचुराइड्स भी हो। क्या आपके पास ऐसा एग्जाम्पल है? 20 आप लिखे हैं, उसमें से कम आप एक तो बता दीजिए सर। तो लो बेटा, हम एक बताने जा रहे हैं, तुम लोग के फरमाइश पे चलो दो बता देंगे। देखो, ग्लूकोज अपना पहला मोनोसेचुराइड है, ग्लूकोज जिसको हम लोग जानते हैं, और फ्रक्टोज, कुछ बच्चे फ्रक्टोज भी जानते होंगे, आगे हम लोग वो फ्रक्टोज पढ़ना है, लेकिन ऊपर से ही अभी पता चल रहा है, स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज सबका। ओके। अब ये जो होता है ना मोनोसेचुराइड, वो तो अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। ठीक है। देखो मोनोसेचुराइड जो होता है, मोनोसेचुराइड, अब यहाँ पे ऐसे लिखो टेबल बना के, मोनोसेचुराइड्स ये जो होता है, ये दो तरह का होता है। ठीक है। एक तो होता है मतलब जिसमें अल्डिहाइड वाला ग्रुप हो, तो इसमें अल्डोज लगाते हैं। ठीक है, अल्डोज। अल्डिहाइड क्यों नहीं लिखे? तो इसमें लास्ट में हर जगह जो ना बायोमोलिक्यूल में ओज लगा दिया जाता है, देखना। ये चीज नोटिस करना, मैंने नोटिस किया इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे कीटोन होना चाहिए था, लेकिन कीटोज हो जाएगा लास्ट में, ओ एस सी। ठीक है, ये बी दो तरह का होता है। नाम से ही पता चल रहा है ये अल्डिहाइड से बना है। इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, एफ जी से लिख देते हैं फंक्शनल ग्रुप, और इसमें इसमें बेटा कीटोन होगा। ठीक है, कीटोन, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। अल्डिहाइड कीटोन आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा ही होगा। अब हो सकता है 3 कार्बन का हो, ये 4 कार्बन का हो, 5 कार्बन का हो, 6 कार्बन का हो, क्या सर आप बोलना चाह रहे हैं? मतलब मैं कैसे बताऊं क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? चलो पहले लिख के बताता हूँ। देखो, स्ट्रक्चर जो होता है वो उसमें 3 कार्बन भी हो सकता है, कोई भी कंपाउंड 3 कार्बन का भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 7 से आगे हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग के सिलेबस में नहीं है, और 7 तक ही है। और इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है ना क्या सर? 3, 4, 5, 6, 7। अब ये कार्बन है, ये कार्बन है, सी मतलब कार्बन। एक में फिर से कार्बन लिख देते हैं, बाकी सब आप समझ जाइए, कार्बन है। अब 3 कार्बन वाले को हम लोग बोलते हैं अल्डो ट्राईओइज। देखिए फिर से यहाँ आ गया ओइज। बेसिकली बायोमोलिक्यूल मतलब ओइज, ओइज, जस्ट फॉर फन, ओइज। बायोमोलिक्यूल में हर जगह ओइज आपको दिखेगा। ठीक है। और दूसरा है अल्डो, अल्डो 4 कार्बन को टेट्रोज, ये थोड़ा ठीक नाम है। और पेंटोज, अल्डो पेंटोज। ठीक है। उसके बाद एस लगा देते हैं, ग्रामर, कोई ग्रामर वाला पूछ सकता है। और अल्डो एक्सोज, और यहाँ पे अल्डो हेप्टोज। सिंपली आपको लास्ट में ये सब चीज, हेक्सो, पेंटो, टेट्रो, ट्राई, पेट, हेप्ट,
हेप्ट, ये सब आपने मैथ नहीं पढ़ाया होगा। हाँ, तो आप सभी का कीमती समय बचाने के लिए मैंने पहले से लिख लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कीटो, सब में आगे कीटो लगा है, तीन बार में ट्राइओज, चार वाला में टेट्रोज, पांच वाला में पेंटोज, छह वाला में हेक्सोज और हेप्टोज। सेम एज इट इज जो इसमें था, इसमें भी हेप्टोज, हेक्सोज, पेंटोज, टेट्रोज, ट्राइओज ये सब लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। अब आगे हम लोग आते हैं ओलिगो सैचराइड्स में। हम लोग आज पॉलीसेचराइड तक पढ़ लेंगे, ठीक है। अब ओलिगोसैचराइड्स, ठीक है, कितने तरह के होते हैं ओलिगोसैचराइड्स? ओलिगो, दोज, दोज का, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स which give टू से लेके 10 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैचुराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। क्या होता है, समझ में आया? ये हाइड्रोलिसिस जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट, ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें हम लोग 2 से 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेचुराइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, तब जाके हम लोग को ओलिगोसेचुराइड्स मिलेगा। ओलिगोसेचुराइड्स भी तीन तरह के होते हैं, अरे भाई, ओलिगोसेचुराइड्स भी तीन तरह के होते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, डाइसेचुराइड्स, क्योंकि मोनो तो हो गया है, डाई सेचुराइड्स। तो यहाँ दो से क्यों स्टार्ट हुआ, वन से क्यों नहीं किया? क्योंकि वन वाला तो मोनोसेचुराइड्स ही में नहीं आ गया। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दो मॉलिक्यूल मिलेगा, दो मॉलिक्यूल किस हाइड्रोलिसिस पे, ठीक है, दो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेचुराइड्स, मोनोसेचुराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। मोनोसेचुराइड, डाइसेचुराइड के बाद अब आता है अपना ट्राइसेचुराइड्स, ट्राइसेचुराइड्स। उसके बाद आता है अपना टेट्रा, मतलब चार सेचुराइड, ठीक है। अब ये दोनों में क्या है, तो डाइसेचुराइड दो मॉलिक्यूल का, ट्राइसेचुराइड तीन मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेचुराइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तब। अब हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे ये आपको, हम लोग को नहीं पढ़ना है, बस इतना पता होना चाहिए। आपसे कोई पूछे कि सर टेट्रासेचुराइड क्या होता है, या कोई बच्चा पूछ सकता है ना हमसे, तो सर, बच्चा को भी हम सर बोल देते हैं, तो फोर मॉलिक्यूल अगर मोनोसेचुराइड का होगा ना सर, उसको हम लोग सर हाइड्रोलिसिस करेंगे ना सर, हर बात में सर नहीं बोलना। फोर मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेचुराइड को जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो जो हमको सेचुराइड मिलेगा ना, वो तो ओलिगोसेचुराइड होगा। और ओलिगोसेचुराइड में भी कौन सा होगा, टेट्रासेचुराइड। ये बेसिक है, एमसीक्यू में आ सकता है, नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, अब ये हम लोग, ये अपना ट्राई, ये अपना, ये और टेट्रा, ठीक है। अब हम लोग डाइसेचुराइड के बारे में हम लोग को थोड़ा सा और पढ़ना है, ठीक है। तो और ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही और पढ़ना है, थोड़ा सा ही और पढ़ना है। ये जैसे कि अपना है, पहला है अपना, ब्लैक पेन ले लेते हैं या फिर ग्रीन, ग्रीन चलेगा इस पे, ओके। पहला है अपना डाइसेचुराइड, थोड़ा सा और पढ़ना था डाइसेचुराइड्स के बारे में। सबसे पहले डाइसेचुराइड का एग्जांपल आप ये रट लीजिए, रट, सुक्रोज, बहुत काम आएगा। जितना भी एग्जांपल मोनोसेचुराइड, डाइसेचुराइड और पॉलीसेचुराइड, पॉलीसेचुराइड का जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसका एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा। मोनोसेचुराइड का क्या एग्जांपल था,
ग्लूकोज फ्रक्टोज। डाइसेचराइड का क्या है? सुक्रोज। पॉलीसेचराइड का सर अभी पढ़ना बाकी है। ओके ओके। और डाइसेचराइड हो गया। अब इसका आप हाइड्रोलिसिस कीजिए तो हाइड्रोलिसिस, जैसे कि हम C12H12H22O11, एक ये डाइसेचुराइड है, ठीक है, डाइसेचुराइड। डाइसेचुराइड इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं H+ के मीडियम में। अब ये जो है ना इम्पोर्टेंट है, IMP लिख देते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये। इसके बाद दो और एग्जाम्पलों का वो इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट है। C6H12O6 प्लस C6H12O6। सर दोनों का फॉर्मूला अलग है, लेकिन ज्योमेट्री अलग अलग है। एक ग्लूकोज है, दूसरा फ्रक्टोज है, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, ठीक है। तो हम लोग ग्लूको ये डाइसेचराइड को अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल रहा है। अगर हम लोग एक माल्टोज होता है, माल्टोज डाइसेचराइड है, माल्टोज को अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O+, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें ग्लूकोज मिलेगा और फिर ग्लूकोज मिलेगा। एक और डाइसेचराइड है अपना लैक्टोज। लैक्टोज इसको अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज मिलेगा प्लस गैलेक्टोज मिलेगा, गैलेक्टोज, ठीक है। देखो प्लीज ये 3 एग्जाम्पल याद कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आता है इसमें, बोर्ड्स में भी और जे मेंस में भी। जे मेंस का पता है। अब ये डाइसेचराइड में भी कौन है पता है? डाइसेचराइड में भी ये सुक्रोज है, ठीक है, ये सुक्रोज है, इसलिए तो ऊपर एग्जाम्पल है सुक्रोज। डाइसेचराइड का एग्जांपल है सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। आप हाइड्रोलिसिस करने पे मिल क्या रहा है वो इम्पोर्टेंट है। देखो माल्टोज का तो किसी को भी याद हो जाएगा, ग्लूकोज ग्लूकोज मिलता है। आपको सुक्रोज और लैक्टोज का याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो याद करना आपका काम है, मेरा नहीं है। ओके, मजाक नहीं। ओके, अब हम लोग ओलिगोसैचराइड पढ़ लिए थे, तो कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए? देखो मोनोसैचराइड पहला था, उसके बाद ओलिगोसैचराइड, और ओलिगोसैचराइड के बाद हम लोग जा रहे हैं अपना लास्ट आज का टॉपिक, पॉलीसैचराइड्स, ठीक है। दोज कार्बोहाइड्रेट्स which gives a large number of monosaccharides on hydrolysis उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीसेचराइड। बहुत सारा हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा मोनोसेचराइड। तो अगर आप लोग दो कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कहने का मतलब है, अच्छा मैंने कहीं गलत नहीं बता दिया? देखो फिर से समझो, को लग रहा है मैंने कुछ गलत डिफिनेशन पढ़ के बता दिया। देखो ओलिगोसेचुराइड्स क्या होता है? अगर हम लोग मोनोसेचुराइड्स को अगर सॉरी अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलिसिस करेंगे और उसमें से हमको 2 से 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेचुराइड मिल रहा है, तो वो ऑलिगोसेचुराइड होगा। फिर सुनो, ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेचुराइड मिल रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे ऑलिगोसेचुराइड्स। उसके बाद पॉलीसेचुराइड। पॉलीसेचुराइड वो होता है ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम लोग अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बहुत सारा मोनोसेचुराइड में देखने को मिलेगा। अब सर पॉलीसेचुराइड का एग्जांपल प्लीज बता दीजिए ना। तो हाँ लो, स्टार्च। स्टार्च अपना हो गया, फिर सेलुलोज हो गया अपना, उसके बाद अपना ग्लूकोजन हो गया, ग्लूकोजन हो गया,
ठीक है, ये अपना कुछ पॉलीसेचुराइड है, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। जैसे एक लेते हैं C6H10O5। ठीक है, ये अपना एक स्टार्च है, स्टार्च। यहाँ पे एन का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 300 से लेके 100 से लेके 300। और अब यहाँ पे हम लोग NH2 हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे NC6H12O6 ग्लूकोज, जो कि एक मोनोसेचराइड है, वो मिलेगा। यहाँ एन का वैल्यू जो होगा वो 100 से 300 मोल मिलेगा ग्लूकोज। तो ये था आज के वीडियो में। ये अपना स्टार्च है, ये अपना ग्लूकोज स्टार्च, एक पॉलीसेचराइड हाइड्रोलिसिस करने के बाद ग्लूकोज मिल रहा है। तो आज की वीडियो को यहीं अभी रखते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।